वन उपज की न्यूनतम समर्थन पर खरीद और इससे जुड़े आदिवासियों को भुगतान का मुद्दा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। बीजापुर में आदिवासियों के आंदोलन के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदूपत्ता इकट्ठा करने वाले आदिवासियों की मजदूरी नगद भुगतान करने का आदेश दे दिया है। इसमें नक्सल प्रभावित बीजापुर के अलावा सुकमा और दंतेवाड़ा जिले भी शामिल हैं। लेकिन कोरोना संकट के बीच इसे कैसे जमीन पर उतारा जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा एक और मुद्दा है जो वनों पर निर्भर आबादी की मुश्किलें बढ़ा रहा है। अभी तेंदूपत्ता जैसे वन उपज उन पर 18% वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी वसूला जा रहा है। जानकार इसे वन अधिकार कानून 2006 के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि वन अधिकार कानून के तहत ग्राम सभाओं को वन उपज इकट्ठा करने और उन्हें बेचने का अधिकार है। इसमें राज्य सरकारों को वन उपज पर टैक्स या फिर शुल्क लगाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। फिर भी सरकारें तेंदूपत्ता पर 18% जीएसटी वसूल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा सरकारों ने तेंदूपत्ते का नेशनलाइजेशन कर दिया है। नेशनलाइजेशन होने से पहले स्तर के संग्रहणकर्ता दूसरे व्यापारियों को वन उपज नहीं बेच सकते हैं, जबकि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय ने इसे गलत बता चुके हैं। और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ चिट्टा रंजन पानी जुड़ गए हैं, जो कि रिसर्चर हैं और ट्राइबल कोऑर्डिनेटर हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। ये भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चिट्टा भाई। ये बताएं कि ये तेंदूपत्ते को लेकर जिस तरह का विरोध प्रदर्शन किया किसानों ने छत्तीसगढ़ में, ट्राइबल किसानों ने, और अब बोला गया कुछ 3 इलाकों में, दांतेवाड़ा, सुकमा में और बीजापुर में, कि इनको नगद भुगतान कर दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर लोग काफी लंबे समय से डीबीटी का विरोध कर रहे थे, चाहते थे कि उनके हाथ में सीधे पैसे मिले। अब जो ये नगद भुगतान की व्यवस्था है, ये कितनी अच्छी रहेगी, कितनी दुरुस्त रहेगी? इससे किसानों को अंततः अपने जो तेंदूपत्ता है और माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसका सही भाव मिलेगा या नहीं? थैंक यू। देखिए कि ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये तो एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, क्योंकि उस पे आपको पता चलेगा कि किसके पास, किसके अकाउंट में कितना पैसा गया है। तो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए ये सरकार का एक बहुत ही मैं ये कहूंगा कि दिस इज वन ऑफ द गुड स्टेप। लेकिन हम जब भी आदिवासी की बात करते हैं और जो तेंदूपत्ता तोड़ते हैं, और जो आप जैसे बताए कि दंतेवाड़ा और जैसे आप बीजापुर की बात कर रहे थे, तो वहीं पे बैंकिंग सिस्टम नहीं है। अगर किसी का अगर बैंक का अकाउंट भी होगा तो उसको 50 से 60 किलोमीटर आना पड़ेगा 2,500 या 3,000 पैसा उठाने के लिए। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से तो एक तरफ से आप ट्रांसपेरेंसी और करप्शन को आप रोक सकते हैं, लेकिन अभी जो कोरोना का टाइम है और जैसे बहुत सारे आदिवासियों के पास बैंक के खाता नहीं है, तो अगर आए तो क्या करेंगे? और आप और एक चीज आप देख सकते हैं कि जो भी आदिवासी इलाका है, तो वहाँ पे जो ब्रांचेस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हो या और कोई भी दूसरे बैंक का हो, तो वहाँ से 1 लाख या 2 लाख से ज्यादा पैसा आप उठा भी नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए कि 10-12 लोग आ गए 50-60 किलोमीटर, अभी तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, मान लीजिए कोई गाड़ी हायर करके भी आ गए, और जब बैंक में आएंगे ब्रांच मैनेजर बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, आप 15 दिन के बाद आइए। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात होता है जब हम डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर की बात करते हैं। ऐसे में जब सरकार ने इन 3 जगहों पर नगद भुगतान करने का आश्वासन दे दिया है, अब इसमें किस तरह की दिक्कतें आप देखते हैं? क्या बैंक मित्रों की सुविधा है कि इन लोगों के घर के डोर स्टेप पर इनके हाथ में रुपए मिल जाएं? एक तरफ सरकार बोस्ट कर रही है कि हमने बहुत ज्यादा अच्छा प्रोक्योरमेंट किया है, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर है, ओडिशा दूसरे नंबर पर है, लेकिन अगर प्रोक्योरमेंट के पैसे ही इनके हाथ में ना आ पाए तो फिर उसका क्या फायदा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ और ओडिशा इस कोरोना के टाइम पे जिस तरह से आदिवासियों के लिए मदद किए हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एमएसपी में प्रोक्योरमेंट किया है, छत्तीसगढ़ ने तो 50 करोड़ से ज्यादा, ओडिशा लगभग 25 करोड़ के आसपास है। अभी एक चीज है कि उनके पास हाथ में पैसा आया है या नहीं, सरकार ने तो ले लिया, लेकिन पैसा उनके हाथ में आया है नहीं आया, अभी तक आया है या नहीं? अभी चल रहा है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। अभी आप बोल रहे हैं, जो कल परसों हमें सुनने को मिला कि नहीं, भूपेश बघेल जी जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम है, उन्होंने कहा कि नहीं, नगद भुगतान कीजिए।
अभी नगद भुगतान करने के लिए सरकार के पास या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या मोडुस ऑपरेंडिस है? जो भी हम बोल रहे हैं कि बैंक सखी या बैंक कॉरेस्पोंडेंट, वो कितने हैं? जैसे मैंने बताया कि एक गांव ऐसा है बीजापुर में जो 60 किलोमीटर उसको आना पड़ेगा, उनके गांव लोगों को आना पड़ेगा बैंक से पैसा विड्रॉ करने के लिए। तो जो बीजापुर में उनका ब्रांचेस है, बीजापुर का जो बैंक सखी है या बैंक कॉरेस्पोंडेंस है, क्या वो 60 किलोमीटर अंदर जाके उन लोगों को पैसा देके आ पाएगा? तो ये एक दिक्कत है जो बैंक डायरेक्ट बैंक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। और नगद भुगतान में एक चीज ये हो सकता तो है, इनको वीड आउट करने पड़ेगा जी। तो ये बताएं, इतना मुश्किल वक्त होता है आमतौर पर ये मॉनसून का, क्योंकि इनकी वैसे ही अर्निंग्स अब गिर जाती हैं। जो पहले से इन्होंने इंतजाम किया वो कोरोना काल में अब लगभग खत्म हो चुका है। अब सरकार ने हालांकि प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना का विस्तार किया है, बोला है कि नवंबर तक राशन मिलेगा, गेहूं या चावल। तो अब वहां राशन को लेकर, आजीविका को लेकर इन आदिवासी इलाकों में क्या स्थिति है? देखिए, पहले जो सरकार से जो ये जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हुआ था, लगभग 80 करोड़ जो भी है बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आदिवासी इलाकों में ये सरकार की सुविधा अभी तक पहुंचा नहीं है। अब कल सरकार ने बोल दिया कि नहीं, नवंबर तक वो करेंगे। तो पर हेड जो है कि 5 किलो का चावल या गेहूं और पर हाउस होल्ड को दाल 1 केजी दाल देना है। तो अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो लोग भी हैं, पहले तो उनके पास पहुंचा नहीं है ये चीज। अभी फिर से नवंबर तक बोल दिया कि नहीं हम लोग देंगे, तो देंगे कैसे? अगर अभी फिर से वही बात आ गया कि जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले हैं उनको अगर बैंक में हम दे सकते हैं, लेकिन बैंकिंग सिस्टम उनके पास पहुंचा नहीं है। अभी बोल रहे हैं कि नहीं नगद भुगतान करेंगे, तो कैसे जाएंगे जी? दिक्कत ये है कि उनके पास पहुंचेंगे कैसे, कौन पहुंचेगा? वो जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है, गांव का जो सरकारी जो भी स्टाफ है, वो निचले हिस्से में जो काम कर रहा है वो कैसे पहुंचेगा? ये तो ठीक है कि आपने डिक्लेयर कर दिया हम नवंबर तक, लेकिन अभी तक जो पहले आपने डिक्लेयर किया था मार्च एंड में, वो तो अभी वही नहीं मिला जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। तो चित्रा भाई, ये बताते हुए कि तमाम प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं, हालांकि कुछ अच्छा डिसीजंस लिए गए हैं, लेकिन इस फ्रंट पर इन प्रैक्टिकल दिक्कतों को दूर करने पर ध्यान देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।